हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हमारा टॉपिक बहुत बेहतरीन है, बायो का। बायो का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हाँ जी, तो हम लोग बहुत सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये आज हमारा जो टॉपिक है, दोहरा निषेचन के बाद यानी भ्रूण का विकास। यस, एंडोस्पर्म क्या है, इसका क्या काम है, कितने प्रकार का होता है, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों फटाफट हम लोग चलेंगे, अपनी किताब कापी उठाएंगे, कुल मिलाकर के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसे करने से थोड़ा सा ताकत मिलती है, या बच्चों की तरफ आप भेज देंगे। ठीक है ना, जो बच्चे आपके दोस्त यार हैं, ठीक है, जो आपके दोस्त यार हैं उनको भेज दीजिए, मतलब कि सहेली सहेला जो भी है उनको भेजिए। ठीक है, चलिए, तो उनको फ़ायदा भी होगा, हम आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंक पहले लग गया, देरी की बात छोड़ दीजिए। तो देखो भाई साहब, हम लोग जो है अगला नंबर चलते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताने वाला तुम लोगों को, बहुत फ़ायदेमंद। ठीक है, फ़ायदेमंद ये है कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, और उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं भी बताऊँगा किस में तुम्हें मिलेगा। ठीक है ना, कैसे वो मिल जाएगा, निःशुल्क है, डरो मत, पैसे वैसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा तुमको। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है भ्रूणपोष। दोहरा निषेचन के बाद देखो भ्रूण बनता है, तो मैं हेडिंग लिखता हूँ भ्रूणपोष। भ्रूणपोष यानी इसका नाम है एंडोस्पर्म, समझ, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। तो बच्चों होता क्या है, दोहरा निषेचन के बाद अगर हम कहें डबल फर्टिलाइजेशन देखें, तो हम कहते हैं कि देखो जैसे ये देखो जैसे ये एम्ब्रियो, इसे इस पूरे पार्ट्स को हम लोग एक नाम देते हैं भ्रूण कोश। तो देखो ये भ्रूण पोष है, ये कोश है, दोनों में अंतर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, समझ ना कि दे लो, इसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो ये पूरी जो संरचना है, इसको हम लोग बार बार देखें, इस पूरी संरचना को हम लोग नाम देते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में देखिए क्या क्या होता है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है। इन 3 कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स है ना, और एंटीपोडल्स बोलते हैं इन 3 कोशिकाओं के समूह को, ये नीचे वाले 3 कोशिकाएं, इसे एग ऑपरेटस बोलते हैं, या इसे हिंदी में तीनों को सम्मिलित रूप से, तीनों को इकट्ठा बोलते हैं एग ऑपरेटस, या इसे हम बोलते हैं अंड उपकरण। अंड उपकरण, अंड उपकरण माना एग ऑपरेटस। अच्छा, जो बीच वाली कोशिका होती है ये वाली, इसे अंड कोशिका ही बोलते हैं। अंड कोशिका, एग सेल, अंड कोशिका या एग सेल के नाम से जानते हैं। जो ये और ये अगल बगल होती है, इसे बोलते हैं सहायक कोशिका। तो हम लोग ये सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। और जो बीच की कोशिका होती है ये वाली, इसे, ये देखो बीच में है ना, या सर ये अलग हो गई, देखो अब बीच की कोशिका, इसे हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और इसे कहते हैं द्विध्रुवी कोशिका। तो द्विध्रुवी कोशिका 2n ऑलरेडी पहले से रहती है। ठीक है, अब कहानी सुनो। अब यहाँ पे देखो जो पालन ट्यूब आता है, ठीक है, पराग नली आता है, इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। पहला नर युग्मक इससे जाके फ्यूज होता है, और दूसरा नर युग्मक इससे फ्यूज होता है ना बच्चों। तो अगर पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है, इससे मिलता है, तो बाद में ये मिल करके भ्रूण बनाता है, और दूसरा नर युग्मक जाकर के द्विध्रुवी कोशिका 2n नंबर से मिलता है, तो वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो कहानी आज हम लोगों की चलती है एंडोस्पर्म पर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोहरा निषेचन के बाद, सुनो, दोहरा निषेचन के बाद ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन माने देखो यहाँ पे 2n पहले से रहता है, n आ जाता है तो ये 3n हो जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, त्रिसंलयन होता है। ठीक है, यही मतलब द्विध्रुवी कोशिका में
निषेचन के बाद त्रिसंलयन होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है, यही कोशिका भ्रूण पोष बना लेती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसे दोहरा निषेचन के बाद द्विध्रुवी कोशिका, द्विध्रुवी कोशिका 3N यानी त्रिसंलयन 3N ट्रिपल फ्यूजन करती है और विभाजित होकर भ्रूणपोष बनाती है, भ्रूणपोष बनाती है। तो देखो बच्चों, ये भ्रूणपोष बना। ठीक है, अब भ्रूणपोष का मेन काम क्या होता है, ये भ्रूणपोष बना। ठीक है, यही वाले भ्रूणपोष बना ली। अब नोट पॉइंट की बात करें, स्टार की बताएं, तो जो भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है, इसका मुख्य कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। ये एम्ब्रियो को क्या करता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो को पोषण देता है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, एकदम सही, भ्रूण को पोषण देता है, इसका मुख्य कार्य है। अब देखो यहाँ पर, अब हम कहते हैं कि भ्रूण चले, ठीक है, त्रिसंलयन के बाद या 3N नंबर बनने के बाद ऐसा होता है। अगर हम इसकी बात करें प्रकार की, किसकी बात करें, प्रकार, तो हम लोग चलते हैं अगला प्रकार। यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं हटाता हूँ और फिर इसके प्रकार को बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसके प्रकार हैं भाई साहब, भ्रूण के प्रकार, इनका काम पूछता जाता है, स्टार मान लेना, प्रकार। अब यहाँ पे आता है भ्रूणपोष के प्रकार। तो देखिए इसमें प्रकार में क्या क्या है, ये 3 प्रकार का होता है। भ्रूणपोष कितने प्रकार का, 3। तो पहला नंबर देखो बच्चों, पहले नंबर में चले तो इसको बोलते केंद्रकी भ्रूणपोष, केंद्रकी भ्रूणपोष। केंद्रकी भ्रूणपोष का मतलब ये है, ठीक है, इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत सिंपल देखिएगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, देखो इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या हम इसको नाम देते हैं केंद्रकी भ्रूणपोष। अब इसमें देखो केंद्रकी भ्रूणपोष किससे कहते हैं, कहता है केंद्रकी भ्रूणपोष क्या है, कहता है कि जब 3N के बाद जो कोशिका बनती है उसमें केंद्रक का विभाजन होता है। तो केंद्रक विभाजन होता है, जैसे केंद्रक है, फिर 3N केंद्रक होता है, 3N वाला केंद्रक फिर विभाजित हुई तो उनके बीच में किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं आती, फिर हुई, फिर नहीं आई, 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 फिर, मतलब जितनी बार भी केंद्रक का विभाजन होगा बच्चों, किसी भी प्रकार से उनके बीच में भित्तियां नहीं आएगी। तो ऐसे भ्रूणपोष को कहते हैं केंद्रकी भ्रूणपोष। ठीक है, ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकी भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हम लोग कहेंगे ये केंद्रकी है। दूसरा नंबर हम लोग चलें, इसको रब करता हूँ मैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ सेकेंड नंबर की, दूसरा आता है कोशिकी भ्रूणपोष। कोशिकी भ्रूणपोष, कोशिकी भ्रूणपोष, ठीक है, कोशिकी में सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर, ठीक है ना भैया, क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। चलिए सेलुलर एंडोस्पर्म पे चलते हैं। तो कोशिकी में क्या होता है, ऐसे भ्रूणपोष हम ऐसे एक सेल, ऐसे संरचना बनाते हैं। इसमें देखो कोशिकी भ्रूणपोष में केंद्रक का विभाजन हुआ,
फिर केंद्रक का विभाजन हुआ तो इनके बीच भित्तियां आ जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे भित्तियां बन जाती है। फिर ये केंद्रक का विभाजन किया, फिर इसमें भित्तियां बन गई, फिर केंद्रक का विभाजन किया, फिर भित्ति बन गई, फिर ये केंद्रक का विभाजन किया, फिर भित्ति बन गई, फिर केंद्रक का विभाजन किया, फिर भित्ति बन गई, फिर केंद्रक का विभाजन, फिर भित्ति। मतलब चाहे जितनी बार केंद्रक का विभाजन होगा, बार बार उसमें कोशिका भित्ति बनती चली जाएगी और इस तरह ये सेल बनाता चला जाएगा। जितनी बार केंद्रक विभाजित होगा बीच बीच में ये सेल वाल आता, यानी कोशिका भित्ति बनती जाएगी बच्चों, और फिर कोशिका भित्ति बनेगी तो सीधी सी बात है नई नई कोशिका बनती चली जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं कोशिकी भ्रूणपोष। तो आपको लिखना है बहुत इजी, कोशिकी भ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत कोशिका भित्ति बनती जाती है। चाहे जितनी बार केंद्रक विभाजन हो, बार बार केंद्रक विभाजन पर कोशिका भित्ति बनती चली जाएगी और बार बार कोशिका बनती चली जाएगी, तो इसको हम लोग कोशिकी भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। चलिए अगला हम लोग देखें, इधर अगला चलता है हवेलियल भ्रूणपोष। हवेलियस भ्रूणपोष। हवेलियस भ्रूणपोष मतलब हेबोलियन ना, हेबोलियस, हवेलियस भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म। स्पेलिंग देख लेना, हवेलियन है क्या, हवेलियस। तो हवेलियस भ्रूणपोष में अब इसमें देखो क्या होता है, आपको इसको ऐसे लिखना, ऐसे भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक का पहली बार विभाजन पर कोशिका भित्ति आ जाती है, परंतु फिर से केंद्रक विभाजन पर कोशिका भित्ति नहीं बनती है। फिर बार बार केंद्रक विभाजन भी होगा तब पर भी कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, ऊपर भी और नीचे भी। पहली बार केंद्रक विभाजन पे बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्रक विभाजन करता है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनती है, तो इसे बोलते हैं हवेलियस भ्रूणपोष। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों का गुण रखता है, इससे मतलब जो हम लोग दोनों का गुण का मतलब ये कोशिकी भ्रूणपोष और केंद्रकी भ्रूणपोष दोनों का गुण रखता है। मतलब देखिए कोशिकी में क्या होता है, भित्ति बनती है, और केंद्रकी में सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है ना। तो इस तरह हम कहेंगे हवेलियस भ्रूणपोष, ठीक है, दोनों इंटरमीडिएट का काम करती है, मैंने दोनों का कैरेक्टर्स रखती है। तो ये 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है। भ्रूण का काम क्या होता है, भ्रूणपोष का काम क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना, ठीक है, भ्रूण को पोषण देता है। और देखो ये अब भ्रूण को कैसे पोषण देगा, तो एक बात यहाँ पे समझिए, ये कैसे देगा मैं इसको रफ करके बताता हूँ। देखो जैसे अगर हम कहें बच्चों इसमें है क्या, देखो इसमें सिंपल से ये बनाया और यहाँ पर एंटीपोडस 3 सेलें होती है, बाद में ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। बीच वाली जो सेल होती है उसी में 3n नंबर भ्रूणपोष बनता है, और यहाँ पर सहायक कोशिका खत्म, यहाँ पे एम्ब्रियो बनने लगता है, ये इन्हीं भ्रूण बनने लगता है। अब देखो मान लो ये भ्रूण बना, ठीक है, एक सेल, अब ये भ्रूणपोष, तो जब ये विकसित होगी नहीं, ये किस में बनेगा, सीड में, सीड बनाएगा यानी बीज बनाएगा। तो बीज बनाने के लिए बच्चे इसको चाहिए पोषण, तो ये पोषण इसको देगा, ठीक है ना। ये पोषण इससे जा करके सेल डिवीजन करके ऐसे स्ट्रक्चर बना करके इससे पोषण लेगा, ये पोषण प्रदान करेगी, पोषण देगी बच्चों, देगी किसको, भ्रूण को। तो जब भ्रूण को पोषण देगी तो ये भ्रूण पूरा बीज में बदल जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसका विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। चलिए अब एक बात आपको समझना है, क्वेश्चन के लिए मैं बताया था और नोट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री चाहिए, ठीक है, उसमें पैसे की कोई बात नहीं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, चाहे केमिस्ट्री का चाहे बायो का, तो आप टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे साइंस वाला गुरु,
ठीक है ना। साइंस वाले गुरु के नाम से सर्च करेंगे, आ जाएगा और वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। मैं नोट्स जितना पढ़ाता रहता हूँ उतना भेजता रहता हूँ, उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको नोट्स का रोज़ मिलता जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते जाएंगे। साथ ही साथ होमवर्क, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं हो पाता है ना भैया, तो उसमें एक्सरसाइज का भी सारे सॉल्व आपको मिल जाएंगे। और मैं क्वेश्चन भेजता रहता हूँ, उसमें आप क्वेश्चन करते जाइए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप बताते जाइएगा, इस तरह आपका दोनों काम होता जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पेंड करते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।